हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे लाइटिक एंजाइम्स के बारे में। लाइटिक एंजाइम्स एक इजी टॉपिक था, तो बहुत आराम से सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोला जाता है। ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन कंटेंट में इस तरह से डिजाइन किया हूँ, आप लोग अगर ध्यान से एक बार लेक्चर देख लीजिएगा ना, ध्यान से अगर लेक्चर देख लीजिएगा, वो बिलो एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, एक बार अगर ध्यान से लेक्चर देखेगा तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का सारा कॉन्सेप्ट वो समझ जाएगा, सिर्फ एक बार लेक्चर देख के। लेकिन ध्यान से अगर लेक्चर नहीं देखिएगा तो ये कॉन्सेप्चुअल है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। समझ रहे? एनसीईआरटी इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे विथ क्वालिटी कंटेंट। समझ रहे हैं? तो चलिए पढ़ लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे? टोटल 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का पार्ट 1, और ये पार्ट 1 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बेसिक्स है, बेसिक्स पढ़ने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। अगर पार्ट 1 समझ में आ गया ना एक बार, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत ईजी है, क्योंकि पार्ट 1 को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जेनेटिक्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर का भी कुछ कॉन्सेप्ट आएगा, तो मैं वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो पार्ट 1 थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो सकता है, तो बोर मत होना, है ना। और पार्ट 2 और पार्ट 3 वो छोटा लेक्चर रहेगा। समझ रहे हैं? और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का बेस है, खास करके प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर का। एक बार रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आप समझ जाओगे। और इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट को बगैर समझे आप बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हो, या टोटल बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे, नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स टोटल बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का बेस है। समझ रहे हैं? तो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग खुद समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का पार्ट 1। समझ रहे हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोला जाता है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा न्यूक्लियस क्या होता है। समझ रहे हैं? देखिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं न्यूक्लियस का डेफिनेशन। द एंजाइम्स which are used for breaking of nucleic acids। न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड्स समझा जाता है। समझ रहे हैं? तो जो भी एंजाइम्स को यूज किया जाता है डीएनए आरएनए को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, वो सारे के सारे एंजाइम्स को बोला जाता है न्यूक्लियस। समझ रहे हैं? मैं रिपीट करता हूं, जो एंजाइम्स को डीएनए आरएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, वो एंजाइम्स को बोलते हैं न्यूक्लियस। अभी बच्चों के मन में डाउट आएगा, ठीक है, न्यूक्लियस को यूज किया जाता है डीएनए आरएनए को तोड़ने के लिए, लेकिन ये तोड़ता कैसे है, उसी को तो समझना है डिटेल में आज के लेक्चर में। समझ रहे हो? देखिए, वो तोड़ता कैसे है। न्यूक्लियस क्या करता है, इट काट्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। डीएनए में क्या होता है, डीएनए आरएनए में क्या होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सुगर फॉस्फेट बैकबोन बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर? जेनेटिक्स में। लेकिन आज थोड़ा सा जरूरत होगा डीएनए का स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जो जितना जरूरत है मैं समझा दूंगा यहाँ पे, है ना। देखिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सुगर फॉस्फेट बैकबोन भी बोला जाता है, और ये सुगर फॉस्फेट बैकबोन या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना डीएनए आरएनए में, वो न्यूक्लियोटाइड्स को टुगेदर क्या करता है, लिंक करके रखता है। समझ रहे हैं? डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही तो होते हैं।
डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे टर्म क्या आ गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी बोला जाता है। ये क्या करता है, डीएनए आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये भी मैं डिटेल में समझाऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए आरएनए में, वो जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड को लिंक करके रखता है, बांध करके रखता है। कौन, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जिसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बोला जाता है। समझ रहे हो, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है डीएनए में, कौन, न्यूक्लियस। और किस प्रोसेस में तोड़ता है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में तोड़ता है। पहले ये स्टेटमेंट समझ जाओ, फिर ये स्टेटमेंट में जितना भी टर्म आ रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो, शुगर फॉस्फेट बैकबोन हो, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो, न्यूक्लियोटाइड्स हो, ये एक एक टर्म को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। पहले ये स्टेटमेंट समझ जाओ। समझ रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस कैसे तोड़ता है डीएनए आरएनए को, न्यूक्लिक एसिड्स को। न्यूक्लिक एसिड्स में मतलब डीएनए आरएनए में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को लिंक करके रखता है टुगेदर, उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है न्यूक्लियस। और किस प्रोसेस में ब्रेक करता है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में ब्रेक करता है। और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हो जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स ब्रेक कर जाता है, डीएनए आरएनए ब्रेक कर जाता है। यही है सेकंड स्टेटमेंट। तो अभी मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है और हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या है। तो ये चारों टर्म को अच्छे से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डीएनए का स्ट्रक्चर को, जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर को, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर को। समझ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, हम लोग पढ़ लेते हैं जेनेटिक्स में डिटेल में डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर को, लेकिन जितना जरूरत है यहाँ पे समझने के लिए, क्या पता कोई जेनेटिक्स ना पढ़ के यहाँ पे लेक्चर अटेंड करने के लिए आया हो, तो मेरा ये फर्ज बनता है सारे स्टूडेंट जैसे यहाँ से समझ के जाए। समझ रहे हैं, तो मैं बताऊंगा जितना जरूरत है बताऊंगा। देखो डीएनए आरएनए क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब, पॉली मतलब मेनी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बनाते हैं, डीएनए और आरएनए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं डीएनए और आरएनए को। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल मिल के क्या बनाते हैं, एक चेन बना देते हैं। समझ रहे हैं, और उस चेन को बोलते हैं हम लोग डीएनए या आरएनए। अभी समझेंगे डिटेल में। आरएनए जनरली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कुछ एक्सेप्शन है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जनरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए आरएनए बनता कैसे, इतना तो कंफर्म है, डीएनए हो आरएनए हो ये बनते न्यूक्लियोटाइड से हैं। न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बने होते हैं डीएनए और आरएनए, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड कैसे मिल के बने होते हैं अभी वो समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखो ये तो पता होगा आपको न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होता है और एक पेंटोज शुगर होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तीनों कंपोनेंट मिलकर के क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। समझ रहे हैं, देखो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे लिखा हूं मैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और डीएनए और आरएनए ये दोनों क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। लेकिन डीएनए और आरएनए के बीच में जो डिफरेंस होता है वो दो डिफरेंस रहता है। क्या, एक तो नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ये चार एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं किसका, नाइट्रोजनस बेस का। ये चार एग्जाम्पल होते हैं, नाइट्रोजनस बेस बोलेंगे तो हम लोग ये चारों को समझते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। डीएनए में ये चार नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं, लेकिन आरएनए में ये थायमिन की जगह यूरासिल देखने को मिलता है। मतलब थायमिन नहीं होता
आरएनए में थाइमिन रिप्लेस कर जाता है किससे? यूरासिल से। समझ रहे हैं? यूरासिल होता है आरएनए में थाइमिन की जगह, लेकिन डीएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है, यूरासिल नहीं होता है। समझ रहे हैं? आशा करता हूं समझ गए होंगे। और जो पेंटोज शुगर है, ये जो पेंटोज शुगर है, डीएनए में जो शुगर रहता है उस शुगर की नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए में जो शुगर रहता है उस शुगर का नाम है राइबोज शुगर। ये दो ही डिफरेंस है, एक में थाइमिन होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, और आरएनए में यूरासिल होता है। और डीएनए में जो शुगर रहता है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए में जो शुगर रहता है उसका नाम है राइबोज शुगर। ये दो ही डिफरेंस है, बाकी समान ही है सब कुछ। समझ रहे हैं? और आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड होता है। और उसका डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है? डबल हेलिक्स, ऐसे दो स्ट्रैंड आपस में से उलझे रहते हैं और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जैसे बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स। लेकिन है दोनों क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के ही बने हैं, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड है जनरली। समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है समझ गए आप? एक न्यूक्लियोटाइड में क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस होगा, एजीटीसी में से कोई एक होगा न्यूक्लियोटाइड में, एक पेंटोज शुगर होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। समझ रहे हैं? जैसे समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, एक न्यूक्लियोटाइड में बना रहा हूं, एक नाइट्रोजनस बेस है जिसका नाम है एडेनिन। ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा होगा, बॉन्ड बनाया होगा, और ये पेंटोज शुगर किसके साथ बॉन्ड बनाया होगा? फॉस्फेट ग्रुप के साथ। समझ रहे हैं? तो यहां पे देखिए, एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि बॉन्ड बना रहा है पेंटोज शुगर के साथ, और पेंटोज शुगर बॉन्ड बना रहा है फॉस्फेट के साथ। मतलब यहां पे नाइट्रोजनस बेस भी है, पेंटोज शुगर भी है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। मतलब ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोटाइड। नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, है ना? तो ये क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड है। हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं जेनेटिक्स में, लेकिन जितना चाहिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि बगैर इसका कॉन्सेप्ट समझे, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझे, आप नहीं समझ सकते हो, है ना? ये नाइट्रोजनस बेस विद इन द न्यूक्लियोटाइड बता रहा हूं। विद इन द न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के साथ जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या एन, कॉमनली एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल देते हैं। लिख लेना यहाँ पे। क्यों बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और ये शुगर, पेंटोज शुगर फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड बनाया है उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, इतना समझ गए? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। वैसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं और आपस में चेन जैसे जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। समझ रहे हैं? तो बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बोलते हैं हम लोग डीएनए या आरएनए। तो न्यूक्लियोटाइड समझ गए क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है, एक पेंटोज शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। नोट करिए। और नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। हम लोग डीएनए का समझ रहे हैं, डीएनए का एग्जांपल समझ रहे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। नोट करिए इतना। तो न्यूक्लियोटाइड आप लोग समझ गए। देखिए न्यूक्लियोटाइड आप लोग समझ गए हो। तो मैं क्या बताया आपको? डीएनए का जो कितना स्ट्रैंड होते हैं? डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो डीएनए बनने के लिए पहले 2 स्ट्रैंड बना होगा। वो बनता कैसे है? देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है यहाँ पे। और ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं।
जो भी एडजेसेंट मतलब आसपास का न्यूक्लियोटाइड है वो क्या करते हैं, एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। उस बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दिख रहा है ना ये नीचे वाला, हाँ, इस बॉन्ड का नाम क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब देखो ये जो डॉट है ब्लू कलर का, ये एक एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड का। मतलब हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस होंगे, एक पेंटोज शुगर होगा और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, समझ रहे हैं। और ये हर एक न्यूक्लियोटाइड क्या कर रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा अटैच है। तो ये जो बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलेंगे। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में चेन की तरह जुड़े हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम लोग बोलेंगे एक डीएनए का स्ट्रैंड। ये क्या बन गया, एक डीएनए का स्ट्रैंड बन गया, समझ रहे हैं। और एक स्ट्रैंड बनेगा क्योंकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है। ये क्या है, एक एक न्यूक्लियोटाइड है। वैसे ही सेम किससे जुड़े हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं। तो ये भी क्या बन गया, एक डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। तो 2 स्ट्रैंड बन गया। देखो अभी एक और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो एडेनिन, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। मतलब सपोज मैं मान लेता हूं यहां पे एक नाइट्रोजनस बेस होगा, सपोज यहां पे एडेनिन है, ये लिखा हूं, है ना, सपोज यहां पे एडेनिन है। तो ये वाला न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजनस बेस होगा ना, वो थाइमिन होगा कंपल्सरी। क्यों, एडेनिन ऑलवेज थाइमिन के साथ ही पेयरिंग करता है, समझ रहे हैं। ए टी के साथ ही पेयरिंग करता है और जी सी के साथ ही पेयरिंग करता है। ए टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और जी सी के बीच में, मतलब गुआनाइन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, समझ रहे हैं। सिमिलरली इस न्यूक्लियोटाइड में जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, यहां पे अगर गुआनाइन नाइट्रोजनस बेस होगा तो इसके सामने वाले में क्या होगा, साइटोसिन होगा, नाइट्रोजनस बेस, समझ रहे हैं। ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। और यहां पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो मतलब जो सामना सामनी वाला होते हैं, यहां पे अगर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन होगा तो यहां पे थाइमिन होगा, यहां पे गुआनिन होगा तो यहां पे साइटोसिन होगा। और 2 स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजनस जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में चिपके रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। मतलब ये वाला न्यूक्लियोटाइड सामने वाला न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा और ए टी के साथ ही पेयरिंग करेगा। इस न्यूक्लियोटाइड में अगर एडेनिन है तो इस न्यूक्लियोटाइड में थाइमिन होगा, और एडेनिन थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। मतलब ये 2 न्यूक्लियोटाइड ना 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या कर रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे, चिपक रहे होंगे आपस में। और गुआनाइन और साइटोसिन क्या करते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या करते हैं, आपस में पेयरिंग करते हैं, समझ रहे हैं। यही है डीएनए, समझ रहे हैं। ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए का स्ट्रैंड कैसे बना, ऐसे न्यूक्लियोटाइड का चेन से। ये न्यूक्लियोटाइड सामने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयरिंग कर रहा होगा। सेकेंड वाला हर एक जो न्यूक्लियोटाइड है सामने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या कर रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, पेयरिंग कर रहे होंगे, और दोनों ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ गए होंगे। और ऐसे 2 जुड़ने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो क्या कर रहे होंगे, ऐसे मोड़ के क्या कर रहे हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, समझ रहे हैं। देखिए, और एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ और गुआनाइन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या कर रहे होंगे, ये आपस में चिपक रहे होंगे, समझ रहे हैं। ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है। इसी को फील करके, इमेजिन करके ये वाला स्ट्रक्चर देखिए डीएनए का, ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है।
ये स्ट्रैंड कैसे बना होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। ये स्ट्रैंड कैसे बना होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। और दोनों स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में कैसे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं यहां पे कैसे दिखाया हूं? सिंगल लाइन ऑफ ग्रीन कलर का सिंगल लाइन से दिखा रहा हूं। और आप लोगों को पता है आर्डेनिन होगा तो थाइमिन के साथ क्या कर रहा होगा? डबल बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। और गुआनाइन होगा तो उसके सामने वाले न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन होगा। और गुआनाइन और साइटोसिन में क्या होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयरिंग होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और देखिए डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड को अगर इस एक स्ट्रैंड की एंड को 5 डेज दिए तो दूसरे एंड को देंगे 3 डेज। और जो दूसरा स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, जिस एंड को 5 डेज दिए हैं उस एंड को 3 डेज देंगे और उसका अदर एंड को 5 डेज देंगे। तो एक स्ट्रैंड क्या हो गया? 5 डेज टू 3 डेज। दूसरा वाला क्या होगा? उसके एंड वाला 3 डेज से 5 डेज। समझ रहे हैं? इतना अगर समझ गए तो आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे बाकी कॉन्सेप्ट। ये तो इजी है। अगर इतना समझ गए ना, बहुत इजी से समझ जाएंगे आप। तो डीएनए आरएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्यों बोलते हैं? समझ गए? क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के चेन होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, लिंक हुए होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसीलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। समझ रहे हैं? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है? थोड़ा आइडिया आ रहा होगा। लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सुगर फॉस्फेट बैकबोन क्यों बोलते हैं, अभी मैं यहां पे समझाऊंगा। न्यूक्लियोटाइड क्या है समझ गए होंगे। अभी आप लोगों को मेरे को बताना पड़ेगा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या है और सुगर फॉस्फेट बैकबोन क्यों बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। समझ रहे हैं? देखिए ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये मैं उसका टोटल कॉम्पोजिशन में बता रहा हूं यहां पे। समझ रहे हैं? देखिए डीएनए का स्ट्रैंड क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया, सिंपल प्रोसेस में कि ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, ये एक स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड भी क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और आपस में क्या है? सामने वाला न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं? आपस में चिपके रहते हैं। देखिए सपोज इस डीएनए को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं। समझ रहे हैं? ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है। ऐसे समझ लो, ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है। तो कैसे बना होगा? ये डीएनए की स्ट्रैंड क्या होगा? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा। ये डीएनए की स्ट्रैंड क्या होगा? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा। दिखा रहा हूं वही, देखिए। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये भी एक, ये भी एक। दूसरे स्ट्रैंड का ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये भी न्यूक्लियोटाइड होगा, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। समझ रहे हैं? ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड में देखिए क्या क्या है? आर्डेनिन है, पेंटोज शुगर है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये भी देखिए, ये ग्वानाइन है, पेंटोज शुगर बन गया, फॉस्फेट शुगर है, ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। सिमिलरली ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे बनता जा रहा है और आपस में एक बॉन्ड के थ्रू ये चिपके हुए हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसके बगल वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या कर रहा है? एक बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट है। इस बॉन्ड को तो हम लोग क्या बोलेंगे? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन ये बॉन्ड को क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये किसके किसके साथ चिपका हुआ है? शुगर और फॉस्फेट के साथ जुड़ा है, लेकिन एक ही न्यूक्लियोटाइड में नहीं है, उसके पास वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ जुड़ा है। दोनों जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड हैं, उन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के एक का शुगर और एक का फॉस्फेट में एक बॉन्ड है। शुगर और फॉस्फेट के बीच में विद इन द न्यूक्लियोटाइड भी प्रेजेंट है। उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे चिपके हुए हैं? शुगर और फॉस्फेट की बॉन्ड द्वारा। समझ रहे हैं? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक है एक बॉन्ड के द्वारा, शुगर और फॉस्फेट के बॉन्ड के द्वारा।
इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड रहता है ना, उसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और इसी शुगर फॉस्फेट बैकबोन को बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ रहे हैं? तो ये भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये भी है, ये भी है, ऐसे बनता जा रहा है और ऐसे लिंक है आपस में। यहां पे जो दिखाया था, हर एक न्यूक्लियोटाइड एक बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट है, जिस बॉन्ड को बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहां पे क्लियरली फील कर पा रहे होंगे आप इजीली। तो इसका शुगर इसका फॉस्फेट के साथ जुड़ा है, एक का शुगर, एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ जुड़ा होगा। उस शुगर फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और ये बैकबोन ही है, डीएनए का टोटल बैकबोन ही है क्या? इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन के द्वारा ही टिका हुआ है टोटल डीएनए या आरएनए। समझ रहे हो? ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये है, ये है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जिसको हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है कौन? न्यूक्लियस। इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ देता है कौन? न्यूक्लियस। कैसे तोड़ता है? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा। तो आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्यों बोला जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या है? न्यूक्लियस ये बॉन्ड को तोड़ता है, लेकिन कैसे तोड़ता है? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा। तो अभी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या है। देखिए, ये बॉन्ड जब तोड़ेगा ना, न्यूक्लियस क्या करेगा? यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, उस वाटर मॉलिक्यूल को ये क्या करेगा? तोड़ देगा। इस वाटर मॉलिक्यूल को ये तोड़ देगा। उसके बाद क्या करेगा? ये इसको तोड़ देगा। समझ रहे हैं? अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो जिसके जिसके बीच में जो बॉन्ड टूटा है, वो जो एटम्स होंगे वो तो अपना बैलेंस किसी ना किसी के साथ तो कंप्लीट करेंगे ही। बिल्कुल, एक बॉन्ड टूटेगा तो वो तो किसी ना किसी के साथ मिलकर अपना बैलेंस कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या कर रहा है? पहले से ही क्या कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दे रहा है। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, बचा क्या? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या कर लिए? अलग हो गए, H और OH अलग अलग हो गए। यहां पे जब बॉन्ड तोड़ा, फिर ये हाइड्रोजन जाके बॉन्ड बना लिया फॉस्फेट के साथ, और ये OH बॉन्ड बना लिया शुगर के साथ। तो बैलेंस भी कंप्लीट हो गया, बॉन्ड भी टूट गया। समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहा है। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके किसी कंपाउंड को ब्रेक करने को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से ब्रेक करना। किसी को ब्रेक करने के लिए अगर वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो न्यूक्लियस यहां पे क्या कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का यूज कर रहा है। बिल्कुल, आशा करता हूं समझ गए होंगे। यहां पे मैं मेंशन भी कर दिया हूं, ये क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। समझ रहे हैं? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को न्यूक्लियस तोड़ता है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या है? वाटर को तोड़ता है। भाई सिंपल सा बात है, वाटर को तोड़ रहा है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि यहां पे वाटर को तोड़ रहा है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस प्रोसेस का यूज हो रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ये था। अगर इतना समझ गए ना तो बाकी तो आसानी है। समझ रहे हैं? तो इट कट्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आप लोग अभी समझ गए होंगे। समझ रहे हैं? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या शुगर फॉस्फेट बैकबोन ये क्या करता है? दैट लिंक्स न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर। न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में लिंक कर करके ये क्या करता है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन बनाता है।
कौन? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये कट करता है, तोड़ता है न्यूक्लियस बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा तोड़ता है। और हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और डीएनए आरएनए ये क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। क्यों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और उसका स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दिया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दिया, न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी बता दिया। तो ये यहां तक आप लोग समझ गए अच्छे से। तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों का आइडिया लग गया अच्छे से। न्यूक्लियस क्या होता है? जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है वो न्यूक्लियस होता है। समझ रहे हैं? देखिए हम लोग अभी पढ़ेंगे न्यूक्लियस का टाइप। न्यूक्लियस आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूक्लियस होता है दो तरह का, टू टाइप का होता है। समझ रहे हैं? क्या क्या? एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। देखिए मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, न्यूक्लियस एक लार्जर क्लास है, एक क्लास है एंजाइम का, एंजाइम्स का एक क्लास है, लार्जर क्लास है। बहुत सारे एंजाइम्स है उसके अंडर में, न्यूक्लियस के अंडर में। समझ रहे हैं? मतलब जितने भी एंजाइम्स हैं दुनिया में जो न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करते हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स बिलोंग करते हैं न्यूक्लियस को, वो न्यूक्लियस के अंडर में आते हैं, न्यूक्लियस क्लास के अंडर आते हैं। तो न्यूक्लियस एक क्या है? एक क्लास है, एक लार्जर क्लास है एंजाइम्स का। उस न्यूक्लियस को हम लोग क्या किए हैं? दो टाइप में डिवाइड किए हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। जो न्यूक्लिक एसिड्स को बाहर से काट रहा होगा उसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस। जो न्यूक्लिक एसिड्स को मतलब डीएनए आरएनए को अंदर से काट रहा होगा उसको बोल रहे होंगे एंडोन्यूक्लियस। समझ रहे हैं? तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस ये दो टाइप्स होते हैं न्यूक्लियस का। समझ रहे हैं? देखिए डेफिनेशन देखते हैं। तो जो भी एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड्स को डीएनए आरएनए को बाहर से काटते हैं वो सारे एंजाइम्स बिलोंग करेंगे एक्सोन्यूक्लियस टाइप को। और जो भी एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड्स को मतलब डीएनए आरएनए को अंदर से काटेंगे वो सारे एंजाइम्स बिलोंग करेंगे एंडोन्यूक्लियस के टाइप को। समझ रहे हैं? देखिए एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए और आरएनए। ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है, कट करता है एंड से, मतलब लास्ट से, एंड पोर्शन से, आखिर से। एंड पोर्शन से क्या करता है? ये काटता जाता है एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को। और कैसे काटता है? वन एट ए टाइम, एक बार में एक ही न्यूक्लियोटाइड को ये काटेगा, एक ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ये तोड़ेगा एक बार में। समझ रहे हैं? देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। दोनों स्ट्रैंड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। एक एंड को पकड़ लिया, एक जो न्यूक्लियस के टाइप में जो भी एंजाइम्स होंगे एक एंड को पकड़ लेते हैं। सपोज 5' एंड से पकड़ लिए एक स्ट्रैंड को, ये एक एक करके बाहर से काटते जाएंगे, एक एक करके बाहर से, इनका फिक्स है, बाहर से एक एक करके काटते जाएंगे एक्सोन्यूक्लियस। तो जो भी एंजाइम्स बाहर से काटते जाएंगे एक एक करके, एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड को काटते जाएंगे, वो सारे एंजाइम्स को हम लोग बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस। समझ रहे हैं? देखिए इनका कोई फिक्स साइट नहीं होता, ये लास्ट से एंड पोर्शन से ये काटते जाएंगे, एक एक हटाते जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स को। समझ रहे हैं? फिर आया एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या है? कट्स एट ए स्पेसिफिक साइट विद इन द डीएनए और आरएनए। ये बाहर से नहीं काटते, एंडोन्यूक्लियस बाहर से नहीं काटते, ये विद इन द डीएनए। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता था? बाहर से वन एट ए टाइम काटते जा रहा था। एंडोन्यूक्लियस बाहर से नहीं काटेगा, ये विद इन द डीएनए काटेगा, कहीं से भी काट सकता है, अंदर से आएगा, बाहर से नहीं काटेगा, अंदर से कहीं से भी काट सकता है। और एक फिक्स साइट से काटता है, कहीं से भी काटेगा लेकिन अपना मन से नहीं काटेगा, मनमानी नहीं करेगा, उसका फिक्स साइट है, यही साइट होगा, यही पोजीशन होगा, यही न्यूक्लियोटाइड का बेस होगा, यही सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, तब जाके ये काटेगा, तब जाके ये काटेगा। समझ रहे हैं? ये एंडोन्यूक्लियस विद इन द डीएनए आरएनए काटता है, अंदर में जाके काटता है, और एक फिक्स साइट में काटता है, एक फिक्स पोजीशन में काटता है, कट्स एट ए स्पेसिफिक साइट
विद इन द डीएनए और आरएनए। उस स्पेसिफिक साइट को क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। मैं रिपीट करता हूं, देखिए ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। एंडोन्यूक्लियस ये क्या करता है? विद इन द डीएनए जाके काटता है और कहीं से भी नहीं काटता है, एक स्पेसिफिक साइट में काटता है। और उस स्पेसिफिक साइट को क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल हो रहा है, समझ रहे हैं? हाँ, ये एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? एक ऐसा एंजाइम्स होता है, इस एंडोन्यूक्लियस के टाइप में जो भी एंजाइम्स आते हैं वो क्या करते हैं? विद इन द डीएनए काटते हैं, डीएनए के अंदर काटते हैं और एक स्पेसिफिक साइट में काटते हैं, जिस स्पेसिफिक साइट को क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। अभी बच्चों को मेरे में डाउट आ रहा होगा, ये रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, रिकॉग्निशन साइट क्या है? तो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है। ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको, समझ रहे हैं? ये एंडोन्यूक्लियस में भी एक एग्जाम्पल है। एंडोन्यूक्लियस के टाइप्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत सारे कैटेगरी के एग्जाम्पल होंगे। तो एक एग्जाम्पल है इस एंडोन्यूक्लियस के अंडर में जो आता है, उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोला जाता है और यही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में, डीएनए को काटने के लिए। समझ रहे हैं? न्यूक्लियस था, एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम था, उस पर बिलोंग कर रहे हैं। उसका टाइप क्या है? एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस समझ गए, एंडोन्यूक्लियस समझ गए। इस एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जाम्पल है एंजाइम का, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, समझ रहे हैं? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डीएनए को काटने के लिए यूज करते हैं। इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बोला जाता है मोलिकुलर सीजर। देखो, मोलिकुलर सीजर, सीजर मतलब क्या? कैंची। कैंची को क्या करते हैं हम लोग? काटने के लिए यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए को काटने के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करते हैं। इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? मोलिकुलर सीजर। डीएनए, आरएनए ये मोलिकुलर चीजें होते हैं ना, समझ रहे हैं? तो डीएनए आरएनए को मतलब मोलिकुलर चीजें को काटने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज किया जाता है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बोलते हैं मोलिकुलर सीजर। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो मैं आपको बताया एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? एक स्पेसिफिक साइट में ही काटता है, कहीं से भी नहीं काटता है, विद इन द डीएनए। उस स्पेसिफिक साइट को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। तो रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है? आप लोगों के मन में आ रहा होगा, सर आप बहुत बार यूज किए ये टर्म, रेस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्निशन साइट, स्पेसिफिक साइट। तो आप बता ही दीजिए रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट क्या होता है। तो चलिए समझ लेते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, जिन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में 4, 6 या 8 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सिंपल सा बात है, समझ रहे हैं? देखिए, रेस्ट्रिक्शन साइट से 4, 6, 8 बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर 4 या 6 या 8 न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर होते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट में, समझ रहे हैं? विथ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन साइट में 4 या 6 या 8 न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर तो होंगे, लेकिन पैलिंड्रोमिकली अरेंज हुए होंगे, समझ रहे हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी होगा और 4, 6, 8 बेस पेयर भी होगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे उसको रेस्ट्रिक्शन साइट। अभी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? पहले स्टेटमेंट समझ लो, फिर मैं बता रहा हूं। रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है? एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जिन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में 4 या 6 या 8 न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर होंगे, उन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। तो अभी समझ लेते हैं हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स सेम फ्रॉम बोथ एंड्स। इस एंड से अगर रीड करेंगे, जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आ रहा होगा, ऑपोजिट एंड से अगर हम लोग रीड करेंगे, तब भी अगर वही सीक्वेंस आ रहा होगा न्यूक्लियोटाइड का, तब हम उसको बोलेंगे एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखो एग्जांपल से समझते हैं। ये एक डीएनए है, इसको 5 डेज है, इसको 3 डेज है, बहुत सारा लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हैं, समझ रहे हैं?
तो एक साइट ऐसा आया जहाँ पे GAATTC लिखा गया है, मतलब 5 डेज से 3 डेज, मतलब लेफ्ट टू राइट एंड तक रीड करने पर क्या आ रहा है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, मतलब GAATTC आ रहा है। समझ रहे हैं? 5 लेफ्ट से राइट रीड करने पर क्या आ रहा है GAATTC। अभी रीड करते हैं ऑपोजिट एंड से। C के सामने क्या होगा G, T के सामने A, T के सामने A के सामने T, A के सामने T और G के सामने C। तो जब 5 डेज एंड से 3 डेज ऑपोजिट एंड से, मतलब इस एंड से रीड करें तो क्या आया GAATTC, ऑपोजिट एंड से रीड करने पर क्या आ रहा है, देखिए उनके सामने GAATTC। मतलब इस एंड से रीड करने पर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आ रहा है, ऑपोजिट एंड से रीड करने पर भी वही सीक्वेंस ही रिपीट हो रहा है। मतलब बोथ एंड से रीड करने पर अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम आ रहा हो तब हम लोग बोलेंगे उसको एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। समझ रहे हैं? और इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कितना बेस पेयर है काउंट करेंगे। देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड की बेस है, ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है, एक न्यूक्लियोटाइड की पेयर है, ये एक पेयर है, एक पेयर है, एक पेयर है, एक पेयर है। तो न्यूक्लियोटाइड का कितना बेस पेयर है यहाँ पे 6 बेस पेयर है, 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं? और हम लोग क्या पढ़े थे, जिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में 4 या 6 या 8 बेस पेयर होंगे न्यूक्लियोटाइड का, उसको क्या बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट। ये क्या है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, क्योंकि बोथ एंड से रीड करने पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है और इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में 6 बेस पेयर है न्यूक्लियोटाइड का, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट बोल सकते हैं। समझ रहे? सिंपल सा बात है। अगर जिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में 4 या 6 या 8 न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर होंगे, उन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। और यही रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट जहां पे मिलता है विद इन द डीएनए, वहीं पे काटता है जाके न्यूक्लियोटाइड्स, एंडोन्यूक्लियस। समझ रहे हैं? देखिए और एक एग्जांपल समझ लेते हैं। 5 डेज से 3 डेज एंड पर जाने पर क्या रीड हो रहा है यहाँ पे GGCC। ऑपोजिट एंड से रीड करने पर क्या आ रहा है GGCC, C के सामने G, C के सामने G, G के सामने C, G के सामने C। यहाँ से रीड करने पर GGCC, यहाँ पे रीड करने पर GGCC। तो ये क्या है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। और इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कितना बेस पेयर है, 1 2 3 4 बेस पेयर है न्यूक्लियोटाइड्स का। और 4 बेस पेयर होगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड में, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में। अगर 4 बेस पेयर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलेंगे। जिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में 4 या 6 या 8 बेस पेयर होंगे न्यूक्लियोटाइड का, उसको बोलेंगे हम लोग, उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये था पूरा बेसिक्स आज का। अगर ये लेक्चर समझ गए ना, तो बाकी का 2 लेक्चर जो आएगा रेस्ट्रिक्शन साइट के, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, वो 2 पार्ट छोटा रहेगा और बहुत आसान रहेगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ध्यान से एक बार में अगर लेक्चर समझ में नहीं आया होगा कुछ बच्चों को, मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा। बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ और लेक्चर को बहुत अच्छे से डिजाइन किया हूँ, कंटेंट को। समझ रहे हैं? अगर समझ में नहीं आया होगा कुछ बच्चों को तो फिर से लेक्चर देख लीजिएगा, है ना। 30-35 मिनट का लेक्चर होगा शायद, देख लीजिएगा, है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और ये काटता कैसे, मोड ऑफ कटिंग, जो स्टिकी एंड ब्लंट एंड होता है ना, कभी तो सुने होंगे नाम, कभी तो पढ़े होंगे। वो मोड ऑफ कटिंग के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे डिस्कवरी हुआ, और फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।